हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 28 अप्रैल और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले 27 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस योजना के तहत। ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रमाण देने वाले टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसका हाल ही में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई? इसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। नासा ने इसे 1990 में लॉन्च किया था। आंध्र प्रदेश ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन का नाम है कोविड फार्मा। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्रेम वाटसन का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया के थे। गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली किस रंगमंच निर्देशक और अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था उषा गांगुली। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया गया। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के एक रिएक्टर में भारी विस्फोट हुआ था और यह दुर्घटना मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना है। फिर दोबारा ऐसा ना हो, इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाया जाता है। 2020 का विषय है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। भारत सरकार ने किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का पुनर्गठन किया है? मालिनी शंकर के नेतृत्व में। 22 अप्रैल 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक साथ 60 संचार उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया? स्पेस एक्स ने। स्टारलिंक परियोजना के तहत इन उपग्रहों को लॉन्च किया गया। अमेरिका की मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय समिति की प्रथम भारतीय सीईओ का क्या नाम है जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है? इनका नाम है सीमा नंदा। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में प्रीवियस मंथ से टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगाऊंगा, तो आप लोग टेस्ट को जरूर सोल्व करना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो बैंकिंग उद्योग को भारत सरकार ने सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए, यानी लगभग अगले 6 माह के लिए। यहां पे नोट करिए, श्रम मंत्रालय द्वारा बैंकिंग उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत लाया गया है। यह अधिनियम भारतीय श्रम कानूनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के अधीन क्यों लाया गया है? क्योंकि अक्सर आप लोग जानते होइएगा कि बैंकों का विलय होता है या फिर सैलरी बढ़ाने को लेकर बैंक के जो कर्मचारी हैं अक्सर हड़ताल करते रहते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि कोई भी बैंक का कर्मचारी हड़ताल ना कर सके। आपको बता दें कि कुछ अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं हैं जैसे कि टेलीफोन, बिजली, प्राकृतिक गैस, डाक सेवा तथा पानी। इससे जुड़े जो भी कर्मचारी हैं वो हड़ताल नहीं करते हैं। अब बैंकिंग से जुड़े भी जो भी कर्मचारी होंगे आगे से हड़ताल नहीं कर पाएंगे अगले 6 माह तक। श्रम मंत्री कौन है? संतोष के गंगवार। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 1 ट्रिलियन रुपए के फंड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एमएसएमई के बकाया ऋणों को चुकाना। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो प्रस्ताव है इस प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकारों और प्रमुख उद्योगों द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए तक के एमएसएमई के ऋण चुकाए जाएंगे। ठीक है, 1 ट्रिलियन रुपए यानी 10 खरब रुपया या फिर इसे बोल सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। उनके पास सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भी है। देवानंद कुंवर का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? देवानंद कुंवर का संबंध राजनीति से था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और ये कहां के थे?
असम के थे और कांग्रेस पार्टी से थे। 2009 से 2013 तक बिहार के गवर्नर थे। उसी दौरान 2009 से 2010 तक पश्चिम बंगाल के भी गवर्नर थे। उसके बाद 2013 से 2014 तक ये त्रिपुरा के भी गवर्नर बने थे। 1991 और 2001 ईस्वी में असम में कैबिनेट मंत्री भी थे देवानंद कुंवर। हाल ही में इनका निधन हो गया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया ने अपने कितने ओपन एंडेड स्कीम बंद कर दिए हैं? कुल 6। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कोरोना वायरस के कारण बाजार में तरलता की कमी यानी लिक्विडिटी की कमी और यूनिट वापस लेने के दबाव के कारण इस कंपनी ने अपने 6 ओपन एंडेड स्कीम बंद कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा, ओपन एंडेड स्कीम या फिर फंड क्या होता है इसके बारे में जानिए। जिसमें निवेशक को कभी भी यूनिट्स खरीदने और बेचने की आज़ादी होती है, यानी निवेशक जब चाहे फंड में निवेश कर सकता है और जब चाहे बाहर निकल सकता है। उसे ओपन एंडेड फंड बोलते हैं। ठीक है, यानी स्कीम बोलते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स के ठीक विपरीत होता है क्लोज एंडेड फंड्स। ठीक है। जिन 6 ओपन एंडेड स्कीम को बंद कर दिया गया है उसका लिस्ट बनाए हुए देख लीजिए। फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन शॉर्ट टर्म इनकम प्लान और एक है फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन डायनेमिक एक्यूरियल फंड। इन सभी को बंद कर दिया गया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है ये अमेरिका की कंपनी है। 1947 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर सैन मैटियो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। प्रेसिडेंट और सीईओ हैं जेनिफर एम जॉनसन। कोविड-19 महामारी के संकट से जूझ रहे म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है? 50,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अभी मैंने आप सभी को बताया है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही हैं और बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है अपना स्कीम बंद कर रही हैं। इसी को देखते हुए आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है ताकि इन म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को बाजार में तरलता यानी लिक्विडिटी को बनाए रखने में मदद मिल सके। यहाँ पे 2 पॉइंट और बता दूं। हालांकि मैंने आप सभी को बताया था कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार को आरबीआई ने 1,20,000 करोड़ रुपए की जगह 2 लाख करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने हाल ही में एक बैंक का लाइसेंस भी रद्द किया है। किस बैंक का? मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, जो कि गोवा का एक बैंक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। उप गवर्नर्स 4 होते हैं, वर्तमान में 3 हैं, एम के जैन, बीपी कानूनगो तथा एम डी पत्रा। किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अत्यंत जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, तो सऊदी अरब में जो भी नाबालिग ऐसा कोई अपराध करता था जिसका मौत की सजा होती है सऊदी अरब में, अब उसे सऊदी अरब की सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब मौत की सजा की जगह उसे सिर्फ 10 साल की जेल होगी। सऊदी अरब एक खाड़ी देश है। खाड़ी देश उसको बोलते हैं कि तीनों ओर से समुद्र से जो घिरा हुआ देश होता है उसे खाड़ी कंट्री बोलते हैं। ठीक है, वहां पे आसपास में सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ओमान है, यमन है, ये सारे के सारे खाड़ी देश हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। मुद्रा का नाम है रियाल। किस देश की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर और पूर्व कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये पाकिस्तान की है सना मीर। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं 2009 से लेकर 2017 तक। दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज हैं, यानी सना मीर ऑलराउंडर हैं। आपको बता दें कि वनडे इंटरनेशनल मैचों में 100 से अधिक विकेट और 1000 से अधिक रन बनाने वाली ये विश्व की 9वीं महिला क्रिकेटर है। ठीक है,
अच्छा ये बताइए, वर्तमान में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? बिस्मा फारूक, और कोच हैं इकबाल इमाम। पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम है डुरंड रेखा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, संसद का नाम है नेशनल असेंबली और मुद्रा का नाम है रुपया। हाल ही में चर्चा में रहा क्लासिकल स्वाइन फीवर किस जानवर से संबंधित है? तो काफी चर्चा में रहा है क्लासिकल स्वाइन बुखार, ये सुअर यानी पिग से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य है असम। इसी बीमारी के कारण यानी क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण वहां पर लगभग 1500 के आसपास सुअरों की मृत्यु हो चुकी है। और ये चीज़ इसलिए फेमस रहा है क्योंकि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग जो है सुअर का मांस खाते हैं, और ये वहाँ का प्रमुख भोजन भी है, ठीक है। तो क्लासिकल स्वाइन फीवर इसका नाम है। ध्यान में रखिए, ये बीमारी सिर्फ सुअरों में ही पाया जाता है। जिस तरह से स्वाइन फ्लू एक बीमारी है जो कि सिर्फ मनुष्यों में पाया जाता है, उसी तरह से क्लासिकल स्वाइन फीवर का संबंध जो है सुअर से है। कोविड-19 रोगियों और डॉक्टरों के बीच होने वाले संपर्क को सीमित करने के उद्देश्य से किस राज्य में कार्मी बॉट तथा नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट तैनात किया गया है? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल में ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप सभी को पता होगा कि जो भी कोविड-19 के रोगी हैं उनके संपर्क में आने से बहुत सारे डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर कोविड-19 रोगियों से डायरेक्ट संपर्क में ना आए, इसलिए रोबोट का निर्माण किया जा रहा है। कार्मी बॉट नामक जो रोबोट है इसे केरल के एर्नाकुलम में तैनात किया गया है। वहीं नाइटिंगेल 19 इसे केरल के कन्नूर जिले में तैनात किया गया है, ठीक है। ये रोबोट ऐसे हैं जो कोविड-19 मरीजों के पास दवा, पानी और खाने के सामान ले जा सकते हैं। तो इससे ऐसा होगा कि डॉक्टर कोविड-19 के मरीजों से दूरी बनाए रख सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट केरल के बारे में रिवीजन करिए। केरल की सीमा भारत के 2 राज्यों को छूती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही आता है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल के हिसाब से 22वें नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 14वें नंबर पे है। भारत में सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल की है 94%। सेक्स रेशियो 1084 है, सबसे अधिक भारत में। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140, जिलों की संख्या 14। एस मणिकुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश, ग्रेट हॉर्नबिल भी कहा जाता है इसे। राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड। शास्त्रीय नृत्य है कथकली तथा मोहिनी अट्टम। अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंबादूम नेशनल पार्क, सभी केरल में है। मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर, बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर है। कोविड-19 के मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सफल प्रयोग करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तो ये देश का पहला ऐसा संस्थान बन गया है जो कोविड-19 के मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सफल प्रयोग किया है। एक 58 वर्षीय कोविड-19 के मरीज को ठीक किया गया प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी क्या है इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं। मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको कोविड-19 हुआ था, ठीक है, और वो ठीक हो चुका है, लेकिन उसके शरीर के अंदर कुछ एंटीबॉडीज उत्पन्न हो गए रहते हैं जो अभी भी मौजूद रहते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी, ठीक है। तो इस व्यक्ति के अंदर जो एंटीबॉडीज उत्पन्न हुए हैं तो वो एंटीबॉडीज किसी और व्यक्ति के काम आ सकता है जो कोविड-19 से पीड़ित है, ठीक है। तो यही है प्लाज्मा थेरेपी। तो ये रहा व्यक्ति जो ठीक हो चुका है।
ठीक होने के 28 दिन बाद इसका प्लाज्मा निकालकर उस व्यक्ति के अंदर डाला जा रहा है जो वर्तमान में कोविड-19 से पीड़ित है, ठीक है, और उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो उसका जो एंटीबॉडीज है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस व्यक्ति का जो एंटीबॉडीज है उसे प्लाज्मा के जरिए इसके शरीर में डाला जा रहा है और इस तरह से सफल प्रयोग किया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। सिप्री के अनुसार सबसे अधिक सैन्य व्यय के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो हाल ही में सिप्री ने अपना रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार सबसे अधिक सैन्य व्यय के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि सैन्य व्यय के मामले में भारत टॉप 3 कंट्री में शामिल हुआ है, ठीक है। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे आ गया है चीन और तीसरे स्थान पे है भारत। टॉप 3 कंट्री में सैन्य व्यय के मामले में 2 देश जो हैं एशियाई देश हैं। इसमें अमेरिका पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि अमेरिका 2019 में अपनी सेनाओं पर कुल खर्च किया था 732 अरब डॉलर। वहीं 2019 में चीन ने अपने सेनाओं पर खर्च किया था, हथियार से लेकर बहुत सारे इसमें खर्चे होते हैं, चीन ने खर्च किया था 261 अरब डॉलर। वहीं भारत ने 2019 में खर्च किया था 71.1 अरब डॉलर, ठीक है। तो ये रहे टॉप 3 कंट्री। चौथे स्थान पे है रूस और 5वें स्थान पर है सऊदी अरब। सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया है। सिप्री स्वीडन स्थित सेनाओं और हथियारों से संबंधित शोध संस्थान और थिंक टैंक है, ठीक है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1966 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर सोलना स्टॉकहोम में है। चेयरमैन है जैन एलियासन। निम्न में से किस राज्य ने कोविड-19 के मरीजों के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? तो असम की सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू की है कोविड-19 के मरीजों के लिए। ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है। इस योजना के तहत 200 रुपए से कम की दवाइयां मुफ्त में देगी असम की सरकार और इसी योजना के तहत घर पर रह रहे कोविड-19 के रोगियों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी उनके घर पर। तो यही है धनवंतरी योजना। अब हम असम के बारे में फटाफट रिवीजन करते हैं। असम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से इसकी सीमा लगती है असम की, ठीक है। कितने राज्य से वो देखिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यानी असम की सीमा भारत के 7 राज्यों को छूती है। 2 कंट्री से भी सीमा लगती है इसकी, भूटान और बांग्लादेश। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल के हिसाब से 17वें नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 15वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 72.19%। लिंगानुपात 958 2011 के जनगणना के अनुसार। कैपिटल दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126, जिलों की संख्या 33 है। अजय लांबा गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में 3 अन्य राज्य भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बत्तख। राजकीय वृक्ष होलोंग। राजकीय फूल द्रौपदी माला। बगुरुम्बा बिहू यहाँ का लोक नृत्य है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए काफी फेमस है, असम में है। मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क सभी असम में है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए प्रीवियस मंथ से टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगा रहा हूं। जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन, 2021 की जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कितना करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? बताइए। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो पॉज करिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8,700 लगभग 55 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं बताइए? हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन सी। अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग के नए सीईओ कौन बने हैं?
बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है बोइंग। तो इसके नए सीईओ कौन बने हैं बताइए? डेविड एल कैलहोन। नेक्स्ट, हाल ही में कतर इंटरनेशनल कप में 64 किलोग्राम श्रेणी में स्नैच में 95 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 123 किलोग्राम के साथ कुल 218 किलोग्राम का भार उठाकर किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया बताइए? किसने? राखी हल्दर ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता 64 किलोग्राम श्रेणी में। हाल ही में लॉन्च RN काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? इस पुस्तक के लेखक हैं नितिन गोखले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है बताइए? एक होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और एक होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 24 दिसंबर को। वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 15 मार्च को। भारत में व्यापार संगठनों का संघ फिक्की के नए चेयरमैन कौन बने हैं बताइए? तो फिक्की के नए चेयरमैन बनी है संगीता रेड्डी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। फिक्की कैसे लिखते हैं? FICCI। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं बताइए? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं चार्ल्स मिशेल। नेक्स्ट, किस टीम ने हाल ही में पहली बार भारत में आयोजित बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग 2019 का खिताब जीता? किसने? गुजरात जायंट्स ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ठुमरी कला के लिए प्रसिद्ध किस शास्त्रीय संगीत गायिका का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ठुमरी कला के लिए कौन प्रसिद्ध थी बताइए? विदुषी सविता देवी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो जितना भी स्कोर है नीचे कमेंट करके बताइए। और लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था अफीम पौधे के किस भाग से बनता है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, फूल से। दूसरा क्वेश्चन था ग्लूकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी। ग्लूकोमा जो है आंख से संबंधित रोग है। अब चलिए आज का पहला क्विज है एयर इंडिया के वर्तमान CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? उनका नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का टैग लाइन क्या है?